Hello students, how are you? Welcome to All-in-One Learners YouTube channel. In this video, we are going to have a discussion on two topics. First is energy stored in a capacitor and second one is Van de Graaff generators. Okay, so this is both topics are related to electrostatic potential and capacitance. So let's start one by one. So this is Siddharth Johri. I am just going to start both topics. Okay, so student, this is our capacitor. Okay, so this is having positive plate and this is negative plate, and positive plate is connected to positive terminal of the battery and negative plate is connected to the negative terminal of the battery. So this is battery. Okay, and now the capacitor is getting charge. Okay, so we have to check, we have to know energy stored in this capacitor. Okay, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. ओके, इफ सपोज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज सी. ओके, कैपेसिटेंस इज सी, so then it is initially uncharged and it require a potential difference V when connected to a battery. This if Q is the charge on the plate at that time, तो हम ये ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, Q इक्वल टू CV. ओके, so work done is equal to the product of the potential and charge, that we know. Students, we can solve expression of energy stored in a capacitor in many ways. So first I am just telling you this integrator method. Okay, after that we will discuss another method also. Okay, so here Q equal to CV, that we know by the definition of capacitance of the capacitor. अब एक बात बताइए, वर्क डन अगर हमें निकालना है, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, इसमें एनर्जी निकालनी है. अब एनर्जी अगर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें वर्क डन पता होना चाहिए. इफ यू नो द वर्क डन, देन दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्लियर? वो किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कैपेसिटर के बीच में होता है. तो वर्क डन इज इक्वल टू द, जब हम जानते हैं वर्क डन वैसे क्या होता है, W इक्वल टू V इंटू Q. देन इफ द बैटरी डिलीवर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dQ एट अ कांस्टेंट पोटेंशियल V, तो वर्क डन क्या होता है, dW इक्वल टू क्या हो जाएगा, V dQ. ओके, इधर V की हमने वैल्यू लगा दी, दैट इज Q अपॉन C. यहां से V की वैल्यू कितनी आई, Q अपॉन C. ये वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, Q अपॉन C dQ. Now the total work done in delivering the charge of an amount Q to the capacitor we can calculate by integration. Okay, so here we have Q equal to 0 to Q equal to Q, और ये पूरा पार्ट हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम कांस्टेंट को ले लेते हैं बाहर. तो कांस्टेंट यहां पर क्या है तुम्हारा, 1 अपॉन C बाहर आ जाएगा, 0 टू Q, और ये क्या हुआ, Q dQ. इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, x टू द पावर n dx, दैट इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. यहां पर ये लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन C Q 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और यहां पर हम लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 और ये हो जाएगा Q. फिर एक बार हम Q की जगह पे Q रखेंगे, एक बार माइनस करके Q की जगह पे 0 रख देंगे, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1 अपॉन C. ये तो नीचे हाफ होगा तो वो भी हाफ बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. तो फाइनली आ जाएगा 1 अपॉन C 2C Q स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर अपॉन 2C. तो ये एनर्जी आ गई 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C. सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. ओके, अब यहां पर हम जानते हैं क्या, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है. Q इक्वल टू C, Q की जगह पे CV पुट करो तो ये तुम्हारी ये वाली फॉर्म आ जाएगी. एक सेकंड पुट करके दिखाता हूँ. तो ये हो जाएगा हाफ Q की जगह पे है ना, तो ये होगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C. C से C कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आ गया हाफ CV स्क्वायर. तो यानी कि कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये सेकंड वाला फॉर्मूला आ गया. अच्छा, फिर दोबारा वैल्यू पुट कर दो C की. C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V. ठीक है, C को फिर रिप्लेस कर दो, एक सेकेंड, Q अपॉन V तो यही आएगा. हाँ,
तो ये आ जाएगा हाफ क्यू वी, तो ये तीसरा वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, तो ये तीन एक्सप्रेशन है एनर्जी के, ठीक है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू वी। तो कोई भी जो भी दो क्वांटिटी गिवन हो तुम अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। चलो दूसरा मेथड देखते हैं, वो मैं यहीं पे स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग जानते हो कि वर्क डन होता क्या है, सिंपल, जो तुमने 9th 10th में पढ़ा है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। एनी डाउट? नो। वर्क फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई, प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो है क्यू ई इंटू डी, दोनों के बीच की क्या है, डिस्टेंस है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं प्लेट्स की वजह से, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी। ओके, सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, Q अपॉन ए डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा तुम्हारा Q स्क्वायर डी अपॉन ए 2 एप्सिलॉन नॉट, और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी क्या हो गया, C, तो ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये भी मेथड कितना सही है, ये बेसिक है, मतलब जो तुमने 9th 10th में पढ़ा है उसी को बस हम यूज करके स्टेप बाय स्टेप हम फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे फिर वही Q की वैल्यू और C की वैल्यू पुट करके डिफरेंट फॉर्म, ये 3 फॉर्म आ जाएंगे तुम्हें निकल के, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, हाफ CV स्क्वायर और हाफ QV। ओके, तीसरा और मेथड है, बट 2 मेथड्स आर सफिशिएंट। ओके, याद रखना जरूरी है, मेथड चाहे कितने भी हों, लेकिन एक याद है, सो फार सो गुड। चलो, अब क्योंकि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर क्लियर हो गया होगा कि कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में मतलब कैपेसिटर को जब हम बैटरी से चार्ज कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं कैपेसिटर में, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो तुम निकाल सकते हो। अभी मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी एक एक करके दिखाऊंगा, तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 1। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बस खाली आइडिया दूंगा, ठीक है। तो इफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C2 इज 5 वोल्ट, ओके, यानी कि यहां पर जो वोल्टेज है वो कितना है, 5 वोल्ट। व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन C2 एंड C3? तो देखो C2 एंड C3, ये कितना है, C2 ये है 7 फैरेड और ये कितना है, 1 फैरेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, और पैरेलल में है दोनों, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 फैरेड, 7 + 1 8 फैरेड। अब क्योंकि यहां पर C कितना है, तो C इक्वल टू 8 फैरेड, V इक्वल टू 5 वोल्ट, फॉर्मूला लग जाएगा U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। कितना इजी है, क्लियर, और ये आंसर आएगा तुम्हारा जूल में, क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है और तुमने बैटरी सप्लाई कर दी, ठीक है, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट व्हाटएवर। अब तुमसे पूछ सकता है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस मतलब कितनी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दीज 3 कैपेसिटर्स, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दीज 2 कैपेसिटर। तो तुमको क्या करना है, जो भी सिस्टम दे रहा, मतलब जिस भी सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, चाहे वो सिस्टम ऑफ 2 कैपेसिटर हो, चाहे वो सिस्टम ऑफ 3 कैपेसिटर्स हो, तुमको उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के और V से क्या कर देना है, V का यूज करके, V और C का यूज करके फॉर्मूला में पुट कर देना है, हाफ CV स्क्वायर, सिंपल। ओके, चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 9 वोल्ट बैटरी, वंस द कैपेसिटर इज फुली चार्ज हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड। तो C कितना है, 15 माइक्रोफैराड, वेरी गुड, तो इसको फैराड में चेंज कर लेंगे तभी तुम्हारा वो जूल में आएगा। और V कितना है, 9 वोल्ट, अगेन हाफ CV स्क्वायर, कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन 3 देखते हैं। In a 4 capacitors, if you have 6 volt battery connected to the circuit, what is the total energy stored in the capacitor? वाह, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम ये करना है, सब इसका इक्विवेलेंट देखो, बैटरी कितनी है, 6 वोल्ट सप्लाई करी है तुमने, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इस ये दोनों पैरेलल में है, 3 और 3 कितना हो गया, 6 माइक्रोफैराड, और ये सब सीरीज में है, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/6, तो ये हो जाएगा 6/3, यानी कि हो गया 2। तो इसका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया निकल के, 2 माइक्रोफैराड, और V कितना है, 6 वोल्ट। एनर्जी निकाल सकते हो, टोटल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर।
है इजी? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। मैं थोड़ा सा जल्दी तो नहीं चल रहा शायद, इसलिए मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, ठीक है? तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 4 कैपेसिटर्स दे रखे हैं। इफ यू हैव 6 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू द सर्किट्स एंड व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो तुमको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस निकाल देना है। V इक्वल टू 6 वोल्ट दे रखा है, हाफ सी वी स्क्वायर से पुट करके सिस्टम की देखो वो सिस्टम की पूछ रहा है, मतलब कैपेसिटर्स की टोटल एनर्जी पूछ रहा है, स्पेसिफिक कैपेसिटर नहीं पूछ रहा कि C2 में कितनी एनर्जी होगी या C3 में कितनी होगी। तो फिर हमको डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि फिर तुम्हें अगर मान लो C2 के अक्रॉस क्या निकलवा रहा है, एनर्जी निकलवा रहा है, तो तुम C2 के अक्रॉस व्हाट इज पोटेंशियल, C2 के अक्रॉस पोटेंशियल 6 वोल्ट तो नहीं होगा, कुछ होगा लेस देन 6, तो वो तुमको कैलकुलेट करना है और हाफ सी वी स्क्वायर में वैल्यू पुट कर देनी है। तो दैट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन C2। C1 के लिए भी ऐसे निकालना है, तो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लेना है, और C1 कितना देर का है, 6 माइक्रोफैराड। यू कैन यूज फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर एंड यू कैन कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैप इन C1। ओके, सो स्टेप्स शुड बी क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो मुझे यू कैन कमेंट मी, ओके, और यू कैन पिंग मी ओवर व्हाट्सएप। तो स्टेप्स क्लियर होने चाहिए और न्यूमेरिकल भी निकालने सॉल्व करना आना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इफ C इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड, C2 इक्वल टू 1 माइक्रो, सॉरी नॉट माइक्रो, सो 4 फैराड, 1 फैराड एंड 2 फैराड, हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन C1। अब तो C1 के अक्रॉस निकलवा रहा है, तो हमें क्या चाहिए, C1 कितना है 4 फैराड, तो देखो 5 वोल्ट इसको भी मिलेगा C3 को और C1 C2 को भी मिलेगा, क्लियर। तो C1 C2 का पहले वो निकालो, C12 निकालो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो भी आया वो तुम्हारा आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 से निकाल लोगे। उसके बाद पोटेंशियल कितना लग रहा है, इसको कितना बोल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है, क्यों, क्योंकि 5 वोल्ट इसको भी मिलेगा और 5 वोल्ट इसको भी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। अब जब C मालूम है, V मालूम है, फटाफट से Q निकाल लो, तो C इक्वल टू Q अपॉन V और Q इक्वल टू CV, ओके, CV। तो यहां से चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज तुम्हारा इसमें भी वही जाएगा और इसमें भी वही जाएगा। अब चार्ज मालूम है और C1 मालूम है, क्या निकाल जाएगा, इसको मैं Q1 ले लेता हूं, Q1 और नहीं Q1 नहीं, ये तो टोटल Q ही होगा, ठीक है। तो चार्ज मालूम है और इसका कैपेसिटेंस मालूम है 4 फैराड, ओके, यानी C1 मालूम है, ठीक है। तो इससे क्या निकल जाएगा, V निकल जाएगा, क्लियर। और अब उससे तुम एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हो, हाफ सी वी स्क्वायर, दैट्स इट। तो दैट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन C1 ओनली, ओके। C2 के लिए निकालना है तो C2 के लिए चार्ज वो रहेगा, बस C2 का वो कैपेसिटेंस यूज करना है, आंसर आ जाएगा। C3 के लिए सबसे ज्यादा इजी है, क्योंकि C3 में तुम्हें क्या करना है, 2 फैराड और पोटेंशियल कितना मिल रहा है इसको, 5 वोल्ट। तो C मालूम है, V मालूम है, हाफ सी वी स्क्वायर से C3 के क्रॉस तुम क्या निकाल सकते हो, एनर्जी स्टोर निकाल सकते हो। सो गाइस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, ओके, लेट मी स्टार्ट 5th क्वेश्चन। हाउ मच एनर्जी कैन बी स्टोर इन 10 वोल्ट इज अप्लाइड टू 5 फैराड कैपेसिटर। C मालूम है, V मालूम है, हाफ सी वी स्क्वायर से U मालूम पड़ जाएगा, तो एनर्जी पता चल गई, पहला पार्ट, ठीक है। बी पार्ट में क्या करें, इफ द एनर्जी कैन बी रिलीज इन 0.01 सेकेंड, व्हाट इज द पावर एक्सर्टेड बाय द कैपेसिटर ड्यूरिंग दिस टाइम। तो पावर कैसे निकालते हैं, P इक्वल टू W अपॉन D, और W वही एनर्जी है, तो एनर्जी यूज करके जो भी आंसर आएगा पहले वाले पार्ट से, और यहाँ लिख देना 0.01, तो तुम्हारा ये वॉट में आंसर आ जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन 5th, क्वेश्चन 6, इट टेक्स 20 volt to store 80 coulomb of charge on a certain capacitor. How much the potential energy stored in this capacitor? तो V मालूम है, Q मालूम है, हाफ QV पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और QV मालूम है तो CV निकल आएगा, C इक्वल टू Q अपॉन V, तो ये कैपेसिटेंस भी निकल आएगा कैपेसिटर की। क्वेश्चन 7, हाउ मच एनर्जी स्टोर इन 5 कूलम ऑफ चार्ज रेस्ट ऑन अ 10 फैराड कैपेसिटर। तो C पता है, Q पता है, U आ जाएगा। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, और सॉरी U आ जाएगा, और यहां सेकंड वाले पार्ट में V भी आ जाएगा, QC से, ठीक है। क्वेश्चन 8,
A certain capacitor has 25 joule of stored potential energy when connected across a 10 volt battery. How much energy can the capacitor store when connected across a 20 volt battery? चलो देखते हैं। तो यानी कैपेसिटेंस सेम है, तो देखो U1 इक्वल टू क्या होगा, हाफ C, कैपेसिटेंस सेम है C V1 स्क्वायर, और U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ C V2 स्क्वायर। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है U1 अपॉन U2 इक्वल टू, देखो हाफ C भी से हाफ C भी कैंसिल हो जाएगा, तो V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। देखो U1 पता है, यस 25 जूल, V1 पता है 10 वोल्ट, V2 पता है 20 वोल्ट, U2 निकाल लेना है, और U2 ही पूछ रहा है, ठीक है। हाउ मच एनर्जी, दैट मींस U2। कितना इजी हो गया, दिस इज क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट, आई होप नाउ दिस टॉपिक इज क्लियर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ओके। तो इससे पहले वाले हमने वीडियोस में कैपेसिटर के बारे में सब कुछ पढ़ा, इसकी एप्लीकेशन पढ़ी, इसकी वर्किंग पढ़ी, पहले प्लेट कैपेसिटर पढ़ा, इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं वो पढ़ा, जब हम बीच में डाइलेक्ट्रिक रखते हैं जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगी कम होगी, एरिया बढ़ाएंगे कम करेंगे कैसा होगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे कम करेंगे, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, हमने सारा चीजें कवर करी अपने पहले वाले वीडियोस में। और इस टॉपिक में हमने ये एनर्जी वाला भी पार्ट क्लियर कर लिया। और हाँ, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ा था। sometimes you want to increase capacitance, sometimes you want to decrease the capacitance, okay, and sometimes you want according to you only, okay, I want this much, we have 3 capacitors and I want this final capacitance, okay, so you have to arrange, okay, whether maybe you have to put all 3 in parallel, maybe you have to put all 3 in series, maybe you have to put 2 parallel and 1 series, so that you have to think, okay, कि कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाएंगे कि हमारे पास ये कैपेसिटेंस आ जाए। तो इससे पहले जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब ये लास्ट टॉपिक था कैपेसिटर का, कि एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। अच्छा, एक टॉपिक और छोटा सा मैं बस यहीं ले रहा हूं, ठीक है, स्पेस इज हियर, ओके। सपोज तुमको एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है जानते हो, समथिंग अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी है तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो अब कैपेसिटर के स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, सो दैट यू कैन कैलकुलेट बाय एनर्जी डेंसिटी, ओके। तो एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ओके। एनर्जी तुम जानते हो हाफ CV स्क्वायर, और वॉल्यूम जानते हो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है A इंटू डी। C की वैल्यू पुट करो, C की वैल्यू यहां से निकालो Q अपॉन V, और उधर V जानते हो V इक्वल टू क्या होता है ED, जरा पुट करो, हाफ C की वैल्यू क्या हो गई Q अपॉन V, और V की वैल्यू कितनी हो गई E स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन AD, ओके, AD। अब C की ये वाली वैल्यू मत पुट करो, C की वैल्यू पुट करो, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो जब ये C की वैल्यू पुट करोगे यहां पर, तो ये कुछ चीजें कैंसिल होंगी, AD कैंसिल होगा, तो तुम्हारे पास जो एनर्जी डेंसिटी, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, कैपिटल E अपॉन बी। सो स्मॉल ई इक्वल टू कैपिटल E अपॉन बी, और ये सारी वैल्यू पुट करके C की वैल्यू पुट करके, C की वैल्यू यहां पे कौन सी वैल्यू पुट करोगे, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो देखो D और ये D कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और कुछ बच रहा है, A से A कैंसिल, D स्क्वायर से D कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, यही बच रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या निकल के आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये तुम्हारी क्या निकल के आ गई, एनर्जी डेंसिटी निकल के आ गई, ठीक है। तो आई होप नाउ एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी इज क्लियर रिलेटेड टू कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे, एक एक पार्ट देखेंगे, कैसे फंक्शन, क्या फंक्शन इसका, कैसे ये काम कर रहा है, सब कुछ देखना है हमें, ठीक है। वेन डी ग्राफ जनरेटर, आई थिंक शायद इट इज आउट ऑफ सिलेबस नाउ, क्योंकि इस साल CBSE ने कुछ सिलेबस अपना कम किया है, तो हो सकता है कि वेन डी ग्राफ जनरेटर आई थिंक कट कर दिया हो, बट मैं तुमको ओवरऑल आइडिया दे देता हूं, ठीक है। सो
दिस इज अ मशीन। होता क्या है वेन डिग्राफ जनरेटर? तो वेन डिग्राफ जनरेटर जो होता है वो एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि तुम मिलियन वोल्ट क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, हाई वोल्टेज क्रिएट कर सकते हो ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट्स। क्लियर? So this is a machine that can build up high voltages of the order of a few million volt. तो थोड़े से इनपुट से you are getting a lot of much आउटपुट। तो कितनी अच्छी डिवाइस है, आपको ज्यादा नहीं इनपुट देना पड़ रहा। इट्स जस्ट लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर। एक छोटे से यूरेनियम से plenty of energy you are creating and that energy you are using as a part of electricity at your home, एक छोटे से 1 ग्राम यूरेनियम से। क्लियर? तो वही वेन डिग्राफ जनरेटर का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? हमें इसमें ज्यादा वोल्ट नहीं मतलब ज्यादा पोटेंशियल नहीं यूज करना पड़ता, लेकिन थोड़ी सी पोटेंशियल से हम क्या कर रहे हैं, हाई पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है? अब हमें क्यों जरूरत पड़ती है वाई टू जनरेट हाई पोटेंशियल? राइट? माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें क्यों जरूरत पड़ी हाई वोल्टेज क्रिएट करने की। तो उसका रीजन है चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए। चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए। अब हम चार्ज को क्यों एक्सेलरेट करने लगे? तो स्टूडेंट इसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड मतलब थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। ठीक है? कुछ हिस्ट्री में जाऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वेन डिग्राफ जनरेटर किसने डिजाइन किया? रॉबर्ट जे वेन डिग्राफ। ओके, ये साइंटिस्ट थे, इनके ही नाम पर ये वेन डिग्राफ जनरेटर पड़ा है। तो रॉबर्ट जे वेन डिग्राफ इन्वेंटेड दिस डिवाइस इन 1929। क्लियर? तो क्वेश्चन आता है कि क्यों चार्ज को एक्सेलरेट करना है भाई? तो चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें सपोज LHC पता होगा तुमको, LHC लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ओके, जो जर्मनी उसमें जेनेवा में जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, जिसमें कि हमने क्या किया था, मतलब हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया था, कोलिजन करवाया था पार्टिकल प्रोटॉन के बीच में, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में क्या किया गया था, कोलिजन करवाया था। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ी थी? हमें पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना था। और पार्टिकल को एक्सेलरेट हम कैसे कराएंगे? हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी। और वो हाई वोल्टेज हमने कैसे मतलब कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं? बेस्ड ऑन वेन डिग्राफ जनरेटर। ठीक है? तो उस वक्त तक, जब तक कि तुमने साइक्लोट्रॉन के बारे में सुना होगा, तो जब तक साइक्लोट्रॉन नहीं आया था तब तक इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी और इसका बेहद यूज था। ठीक है? तो क्लियर हो गई? थोड़ा आइडिया क्लियर हुआ, थोड़ी हिस्ट्री क्लियर हुई कि वेन डिग्राफ जनरेटर किसने इन्वेंट किया, क्या फंक्शनिंग मतलब क्या कैसे काम करता है। ठीक है? नहीं, कैसे काम करता है वो भी डिपेंडिंग है, मतलब क्या काम करता है। ठीक है? और क्यों जरूरत होती है उस चीज की। तो ये इसका थोड़ा सा तुमको लोगों को आइडिया हो गया होगा। ठीक है? अब देखो, इसमें दो प्रिंसिपल मतलब एक तरीके से छोटी छोटी दो चीजें हैं, जो अगर वो चीज समझ में आ गई तो ये इसकी फंक्शनिंग क्लियर हो जाएगी। पहला क्या है? पहला है डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प एज। कि जैसे मान लो ये सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन ए। ठीक है? सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी। तो ये चार्ज डेंसिटी, तो एरिया जब कम होता है तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है वहां पे। अब देखो यहां पर मैंने क्या लिया है? मेटल ब्रशेस लिए हैं, जो कि तुम्हारे इस टाइप के हैं। ठीक है? क्लियर? तो और देखो यहां तुम इसको क्या कर रहे हो? पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो। तो ये इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें जाएगा, ये मेटल के हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? देखो यहां पॉजिटिव चार्ज थोड़े से दूर दूर होंगे, लेकिन यहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? उसका रीजन ये है, एरिया ज्यादा, चार्ज डेंसिटी कम, एरिया कम, चार्ज डेंसिटी ज्यादा। तो यहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? शार्प एज पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो वो क्या करेगा? वो जो ये एयर है, ठीक है, तो वो एयर में जो एटम होते हैं उनसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक पॉजिटिव चार्ज चला गया एयर में। क्लियर? फिर वो
क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जब इसने ले लिया इस एटम से तो ये बन गया पॉजिटिव, फिर ये क्या करेगा दूसरे वाले एटम से क्या करेगा, एक पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो अब ये पॉजिटिव बन गया, और यहां पर ये तुम्हारी क्या है, ये बेल्ट लगी हुई है, ठीक है, पुली से। तो ये पुली जो है ये किससे कनेक्टेड है, ये मोटर से कनेक्टेड है, तो इसका काम खाली वो चलाना है, और ये वाली पुली का काम क्या है, इसको बेल्ट को चलाना है, ठीक है, ऐसे करके लाइक दिस, ठीक है, ओके। तो अब जब ये चार्ज, तो ये चार्ज तुम्हारा इस वाले उस पे आ जाएगा बेल्ट पर, ठीक है, ये है तुम्हारी चार्ज कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। वो चार्ज अब जैसे मान लो यहां आ गया, तो ये चार्ज जैसे ही बेल्ट ऊपर गई तो ये चार्ज यहां आ गया, ये बेल्ट बिल्कुल यहां आ गई, ठीक है, इधर पुली पर, और इसके पास, तो ये चार्ज इधर आ गया, और धीरे धीरे ये चार्ज यहां से क्या हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, क्लियर। तो पहला प्रिंसिपल क्या लगा, डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प एजेस, ठीक है। दूसरा क्या है, रिसीविंग एक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर, तो इस ये क्या है, बड़ा वाला क्या है, हॉलो मेटल स्फीयर, रिसीविंग, तो दूसरा मैंने क्या बताया, रिसीविंग एक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर, तो ये हॉलो स्फीयर क्या कर रहा है, धीरे 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 ये चार्ज तुम्हारा अपने ऊपर ले रहा है, ठीक है, क्यों, यही इसका मतलब फंक्शन है, ठीक है, रिसीविंग एक्शन ऑफ हॉलो स्फीयर, क्लियर। तो तुम कुछ टाइम बाद देखोगे कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज हैज बीन क्रिएटेड, आई मीन हैज बीन स्प्रेड हियर, और दोनों के बीच में क्या हुआ, इधर कम है, इधर पोटेंशियल क्या हुआ, पोटेंशियल भी इधर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इफ द कहां गया यहां पर, so the resulting large electric field are used to accelerate charged particle, electron, proton to high energies, okay. So the inner sphere has a higher potential than outer if charge is positive, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। So if the two spheres are connected through a wire, the charge will flow from high potential to low potential। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि चार्ज हमेशा क्या कहां से कहां फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फॉलो मतलब फ्लो होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, मैं उसके बारे में बता रहा था, LHC के बारे में, ठीक है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, क्लियर। सो दैट वाज वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल कोलाइडर, और बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था जहां पर मोर देन 10,000 साइंटिस्ट एक साथ मतलब कोलैबोरेट होकर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, और मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज लैबोरेटरीज आर इन्वॉल्व, ठीक है। तो एक बहुत बड़े लेवल पे वो एक्सपेरिमेंट था जिनेवा में, ठीक है। इट इज स्टिल यूज एज एक्सेलरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जेटिक पार्टिकल एंड एक्सरे बीम फॉर न्यूक्लियर रिसर्च एंड न्यूक्लियर मेडिसिन। अभी भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्लियर। सो ये चीज क्लियर हो गया होगा। दस providing small potential at inner sphere will keep building large amount of charge at the outer sphere till the breakdown field of air is reached. So after some time you will see this accumulates close to millions of volt potential. So that is very huge, and that potential you can use to accelerate subatomic charge particle. अब उसकी क्यों जरूरत पड़ गई, क्योंकि अब देखो किसी भी चीज के बारे में तुम्हें अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। मुझे एटम के बारे में मुझे एटम के बारे में मतलब मुझे एटम के अंदर देखना है कि एटम में क्या है अंदर, सो आई हैव टू ब्रेक एटम, राइट। अब वो ब्रेक कैसा करना है, दैट इज योर डिफरेंट आई मीन पर्सपेक्टिव, ठीक है। कि ऐसे मुझे अगर मान लो न्यूट्रॉन के बारे में देखना है या न्यूक्लियस के बारे में मुझे देखना है, तो मुझे न्यूक्लियस को ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करने के लिए आई नीड अ हाई एनर्जी पार्टिकल दैट कैन स्ट्राइक टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए मुझे हाई वेरी हाई क्या मतलब चाहिए, पोटेंशियल चाहिए वेरी वेरी हाई, और वो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर के थ्रू। तो ये है एक तरीके से इसकी हिस्ट्री और इसकी वर्किंग। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है कि जो पोटेंशियल है आउटर हॉलो स्फीयर पे, वो तुम्हारा ये होगा, ये इनर वाले का है, और ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है। बट ये मैथमेटिकल है, इसको ठीक है एक बार देख लेना, बट जो थ्योरी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो
इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आई होप एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर और वेन डी ग्राफ जनरेटर इज क्लियर नाउ। और इसी के साथ ये चैप्टर 2 के सारे टॉपिक्स क्या होते हैं, फिनिश होते हैं। ठीक है, दिस इज लास्ट वीडियो थ्योरी का। अभी बस एक वीडियो और बाकी है, वो किसका है, न्यूमेरिकल्स का। तो एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है उसके ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चंस आई विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, so thank you guys, thanks a lot. Please help to subscribe and share if you like it. Okay, thanks.